नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है द क्यूरियस विद्यार्थी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम समकालीन और चर्चित मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारा मोटो पढ़ाई के एक ऐसे तरीके को समझना और अपने आप को उसमें ढालना है जिसमें हम केवल और केवल तथ्यों के संग्रहण पर जोर नहीं देते, बल्कि विषय के अवधारणात्मक समझ विकसित करने पर बल देते हैं। तो चलिए हम अपनी बात को और ज़्यादा विस्तार ना देते हुए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। हर वर्ष सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक न्यूयॉर्क शहर में आयोजित की जाती है, जैसा कि आप इन दिनों अखबारों में और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख पा रहे होंगे। तो इसी बहाने हम समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा भी कहते हैं, वो क्या है, वो किन चीज़ों पर अधिकारिता रखती है और किस प्रकार काम करती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के एक अंग के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा किन भूमिकाओं में कार्य करती है। तो सबसे पहले बात आती है अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था की। जब हम अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले कुछ 100-1 सालों में कई सारे गंभीर युद्ध हुए और उन युद्धों के उपरांत जो परिस्थितियां बनी, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था को बनाने में, जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बात 1914 की है, जब पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध ने कई देशों को अपने जकड़ में ले लिया। कई औपनिवेशिक शक्तियों ने अपने उपनिवेशों को भी और वहाँ रहने वाले लोगों को भी, उनके संसाधनों को भी उनकी सहमति के बिना ही इस युद्ध में झोंक दिया। उन लोगों की ज़िंदगियां भी इस युद्ध से बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुई, चाहे वो विजेता समूह हो या फिर पराजित वर्ग, दोनों ही लोग भयंकर रूप से पीड़ित हुए। इस युद्ध की विभीषिका के बाद एक आवश्यकता महसूस की गई एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच की जो भविष्य में इस तरह के विनाश को रोक सकता हो। और जब 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके तुरंत बाद लीग ऑफ नेशंस के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार करने की कोशिश हुई, जो आने वाले दिनों में किसी भी युद्ध को रोक सकता हो और भविष्य में विश्व में शांति कायम रखने में अपनी भूमिका निभा सकता हो। तो इस क्रम में साल 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। लेकिन हम जानते हैं कि लीग ऑफ नेशंस अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि 1939 में ही, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के कुछ वर्षों बाद ही, भीषण और भी संहारक रूप में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और कई सारी हानियाँ अनेकों प्रकार की इसमें हमें देखने को मिलती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये महसूस किया गया कि लीग ऑफ नेशंस अपने उद्देश्यों में पूर्ण नहीं हो पाई, इसलिए एक नई संस्था, एक नए मंच को तैयार करने की कवायद शुरू हुई और इस प्रकार 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। इसके पीछे कई सारी कहानियां हैं, कई सारे प्रयास हुए और अंततः 24 अक्टूबर 1945 को विश्व व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए, पूरे विश्व में शांति की स्थापना के लिए, ताकि भविष्य में ऐसा कोई भी संहारक युद्ध ना हो, किसी भी प्रकार का टकराव ना हो, इसे टालने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। और इस यूएन फ्रेज जो है यूनाइटेड नेशंस, इसका सबसे पहले प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका उपयोग किया। और इसका कॉन्सेप्ट जो है, जहाँ तक ऐसा बताया जाता है कि रूस के जो शासक थे उस समय, स्टालिन, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था और ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेज का सबसे पहले प्रयोग फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। तो आइए हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र किस प्रकार से काम करता है और इसके कौन कौन से अंग हैं। तो जब हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य रूप से 6 अंग हैं, 6 अस्थायी अंग हैं, जिसे 6 परमानेंट ऑर्गन्स कहा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र इन्हीं ऑर्गन्स के माध्यम से क्रियाशील होता है। और संयुक्त राष्ट्र के इन स्थायी अंगों में से पहला अंग है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली।
जिसे हम संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं, और अभी इसी की बैठक चल रही है, वार्षिक बैठक, जिसके बारे में खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स। इसकी बैठकों के बारे में हम सुनते रहते हैं और भारत इसका स्थायी सदस्य अभी नहीं है। आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर्स होती है, और जबकि जो अस्थायी सदस्य हैं 10, उन्हें कोई वीटो पावर नहीं होती है, और ये हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं 10 अस्थायी सदस्य। ये है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये, और चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और छठा है यूएन सेक्रेटेरिएट। ये इन 6 ऑर्गन्स में इस समय यूएनजीए की बैठक चल रही है, और हमें इसी के बारे में जानना है। तो आइए देखते हैं इसे डिटेल्स में। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जो कि संयुक्त राष्ट्र का सबसे समावेशी और स्थायी अंग है और सबसे ज़्यादा समावेशी भी है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा 193 देश इसके सदस्य हैं। और ये इस तरह से देखा जाए तो ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच बन जाता है, क्योंकि 193 देश इसके सदस्य हैं। और फ़िलिस्तीन तथा वेटिकन सिटी को ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया गया है इसमें, ऑब्जर्वर स्टेट का। तो ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में कौन से 2 देश हैं जिन्हें ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। तो एक है फ़िलिस्तीन और दूसरा है वेटिकन सिटी। ये आप याद रख सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मूल रूप से 2 सिद्धांतों पर काम करता है, और वो 2 सिद्धांत कौन से हैं? वो सिद्धांत हैं यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। पहला सिद्धांत है यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन का, आप यहाँ देख सकते हैं, और दूसरा है सॉवरेन इक्वालिटी। अगर हिंदी में कहें तो आप सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व कह सकते हैं इसे, और दूसरे को संप्रभुता से पूर्ण समानता। ये 2 सिद्धांत हैं, यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन तथा सॉवरेन इक्वालिटी। तो इस प्रकार आप देखें तो इन 2 सिद्धांतों का अर्थ क्या है? अर्थ ये है, यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन का अर्थ है कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसकी बात मायने रखती है, उसका उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी बड़े देश का, चाहे वो कितनी भी बड़ी आर्थिक महाशक्ति हो, और जो दूसरा देश है वो चाहे कितनी ही छोटी आर्थिक महाशक्ति हो या सैन्य महाशक्ति हो, वो उसकी भी आवाज़ मायने रखती है। तो ये जो सिद्धांत है ये बताता है कि एवरी वॉइस मैटर। और जो दूसरा सिद्धांत है सॉवरेन इक्वालिटी का, ये कहता है कि सब इस संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी देशों के पास बराबर मताधिकार होगा, यानी 1 कंट्री इक्वल टू 1 वोट। अर्थात हम इन दोनों को अगर समराइज़ करें और एक समग्र रूप से देखने की कोशिश करें तो ये कह रहा है कि सभी की आवाज़ मायने रखती है और सभी के पास एक समान मताधिकार होगा। तो ये है वो 2 सिद्धांत जिन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा क्रियात्मक होती है। आप आगे देख सकते हैं कि जब यूएन को बनाया गया तो उसके उद्देश्यों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई, और क्या ये भी माथापच्ची की गई कि क्या भविष्य में ये प्रासंगिक रह पाएगा और ये अपना कार्य जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है ये पूरा कर पाएगा उसे। तो इस संदर्भ में एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति आती है, जिसका आप कोई भी मेंस एग्ज़ाम आप दे रहे हो वहाँ पर आप इसे उद्धृत कर सकते हैं। और ये बहुत ही फेमस एक कथन है, एक कोट है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो कि यूनाइटेड नेशंस के जो दूसरे महासचिव थे उनके द्वारा ये कहा गया था, और कई बार इसका संदर्भ दिया जाता है। आप कोई भी ऐसे लिखते हैं अगर मेंस में, और चाहे वो आतंकवाद हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई मुद्दा आ जाए या राजनीति में कोई मुद्दा आ जाए, विश्व शांति, विश्व व्यवस्था से संबंधित कोई टॉपिक आ जाए, उस पर भी आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। और ये क्या है, तो इसमें इसमें कहा गया था, संयुक्त राष्ट्र के जो दूसरे महासचिव थे महासभा के, उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड नेशंस को इसलिए नहीं बनाया गया कि ये इंसानियत को स्वर्ग ले जा सके, बल्कि इसलिए भी बनाया गया था कि उसे नर्क से बचाया जा सके। तो ये जो उक्ति है इसे आप ध्यान में रख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र को इसलिए नहीं बनाया गया कि वो इंसानियत को स्वर्ग ले जा सके, बल्कि उसे इसलिए भी बनाया गया था कि नर्क से बचाया जा सके।
इसके आगे हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के क्या फंक्शंस हैं। तो इन संयुक्त राष्ट्र के अधिकारों में आप देख सकते हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र के का जो भी बजट होता है उस बजट को पारित करवाने में यहीं से प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र का पूरा बजट। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना। अस्थायी सदस्यों का चुनाव इसी की बैठकों में होता है। प्रस्ताव पारित किए जाते हैं और वहाँ प्रस्ताव पर मतदान होता है और फिर अस्थायी सदस्य जो 10 होते हैं उन्हें चुना जाता है 2 वर्ष के लिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, शांति दल जो होता है, शांति सेना, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस, उन पीस कीपिंग फोर्सेस को कहाँ तैनात किया जाए, किस रूप में कार्य उनको अधिकार वहाँ पे दिए जाएँ, वो किस हद तक वहाँ पे अपने शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, इन चीज़ों पर विचार विमर्श करना, प्रस्ताव पारित करना और उन्हें काम के लिए भेजना, आदेश देना। तो UNPKF यानी यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस को या उनके कार्यों को देखना, ठीक है। और जो चौथा काम है, आप ये कह सकते हैं कि विश्व भर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं पर जनमत या फिर देशों के बीच एक एजेंडा तैयार करना और उनके बीच चर्चाएं और बहस करवाना, उस पर मतदान करवाना और विश्व में शांति के लिए आगे बढ़ना। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना, ठीक है। और उस पर मतदान करना, जैसा कि अभी हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, वार्षिक बैठक है, इसमें आप देख रहे होंगे कई सारे देशों के जो शीर्ष नेता हैं वो पहुँचे हैं, कई सारे देशों के विदेश मंत्री पहुँचे हैं और वहाँ कई अधिकारी पहुँचे हुए हैं और लोग उस जनरल असेंबली के हॉल में बैठकर आपस में एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, मतदान हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। इसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके बाद हम समकालीन मुद्दों में ये देखते हैं कि वहाँ पर फ़िलहाल में कौन सी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिस पर हमें एक नज़र अपनी बनाए रखनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। हमारे भारत के विदेश मंत्री पहुँचे और उन्होंने जो अपनी स्पीच दी, 17 मिनट की वो स्पीच थी। उस स्पीच में उन्होंने 2-3 चीज़ों को रेखांकित किया और ये 2-3 चीज़ें भारत की विदेश नीति के मूल तत्वों को जो वर्तमान में हैं उसे रेखांकित करते हैं। और उन्होंने जो भी अपनी स्पीच दी उसमें से हम जिन चीज़ों को क्रक्स के रूप में बाहर निकाल सकते हैं, उनमें सबसे प्रमुख तत्व था काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म पर बात करते हुए हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कहा कि हम आतंकवाद, जो कि पूरे विश्व की समस्या है, उसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उसे सबसे निकृष्टतम रूपों में उसे सजा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने पड़ोसी, जो हमारा पड़ोसी है, उसे एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म कहा और इस प्रकार उसे एक मैसेज देने की कोशिश की। दूसरी बात उन्होंने क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट जस्टिस को लेकर कही। उन्होंने कहा कि ये समय आ गया है कि जब हम क्लाइमेट एक्शन से क्लाइमेट जस्टिस की तरफ आगे बढ़ें और जो विकसित देश है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए तकनीक और वित्त दोनों का हस्तांतरण करें। इस प्रकार उन्होंने क्लाइमेट एक्शन से क्लाइमेट जस्टिस यानी कि जलवायु न्याय की तरफ आगे बढ़ने की ओर इशारा किया। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने अपने भाषण में कही और हम उसे देख सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं, वो ये है कि उन्होंने कहा कि ये युद्धों और टकराहटों का दौर है और इस समय इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। वैश्विक समुदाय में एक समन्वय होना चाहिए और उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एरा ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो इन टकराहटों को सुलझाया जाए, शांति की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। भारत इसका पुरजोर समर्थन करता है, भारत शांति के पक्ष में खड़ा है और ऐसे में ज़रूरत है अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की। तो ये बात भी उन्होंने कही। और जो चौथी बात थी, उन्होंने कहा वो है रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म। रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म अगर हिंदी में कहें तो इसे सुधारित बहुपक्षवाद कहा जा सकता है। सुधारित बहुपक्षवाद, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं जो दूसरे विश्व युद्ध या उसके बाद के दौर में बने और उनमें पश्चिमी और विकसित देशों और विकसित अर्थव्यवस्थाओं का दबदबा रहा, उनमें सुधार की बात ये करता है। जैसे यूनाइटेड नेशंस में आपने देखा कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य हैं और उन्हें वीटो शक्ति है और लंबे समय से उनमें सुधार की बात हो रही है। और ऐसा कहा जा रहा है भारत की तरफ से और कुछ अन्य देशों की तरफ से भी ये मांग लगातार उठाई जा रही है कि यूनाइटेड नेशंस के जो 5
स्थायी सदस्य हैं उसकी संख्या भी बढ़ाई जाए और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई जाए और इसे और ज़्यादा समावेशी किया जाए, समावेशी बनाया जाए। और इसी संदर्भ में G4 लॉबिंग की बात निकल कर सामने आती है। तो G4 लॉबिंग क्या है? तो दरअसल ये एक 4 देशों का एक समूह है, G4 जिसे G4 कहा जाता है। 4 देशों का ये समूह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में विस्तार की बात करता है और इसकी वकालत करता है। और इन 4 देशों में कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें आप देख सकते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ। इसमें भारत, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, और साउथ अफ्रीका, ये 4 देश इसमें शामिल हैं। इसे G4 लॉबिंग कहा जाता है, जो कि UNSC में विस्तार की बात करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही अपने स्पीच के अंतिम हिस्से में। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके की प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए और उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा, पहली आत्मनिर्भरता, दूसरी आत्मरक्षा और तीसरी आत्मविश्वास, ये 3 बिंदु हैं जो कि भारत की फॉरेन पॉलिसी के की प्रिंसिपल्स समकालीन विश्व में या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ये की प्रिंसिपल्स हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी की। और इसका अर्थ भी उन्होंने विस्तारित किया और वो ये बताया कि आत्मनिर्भरता का अर्थ है सेल्फ रिलायंस, यानी कि हम विभिन्न क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष, सैन्य प्रौद्योगिकी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी आदि उत्पादकता आदि क्षेत्रों में हम भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएं और हम आगे बढ़ें। दूसरा उन्होंने बताया कि आत्मरक्षा का अर्थ उन्होंने ये बताया कि भारत इस समय अपनी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमारी ये प्राथमिकता होगी कि हम अपने रक्षा तंत्र को और मजबूत बनाएं तथा अपनी सीमा को और सुदृढ़ बनाएं ताकि किसी भी तरह के घुसपैठ को रोका जा सके और आतंकवाद की किसी भी संभावना को क्षीण किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा आत्मरक्षा वाले कॉलम में कि हम पूरे विश्व में इंडियन डायस्पोरा को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद पहुँचाने के लिए तैयार हैं। आत्मविश्वास वाले खंड में उन्होंने ये कहा कि भारत अपनी वैश्विक मुद्दों से संबंधित कोई भी निर्णय किसी भी दबाव के बिना लेगा और हम अपने विदेश नीति में पूरी तरह से संप्रभु और स्वतंत्र हैं और भारत ग्लोबल साउथ का आवाज़ हमेशा ही उठाता रहेगा। ये 3 बिंदु उन्होंने कहा कि ये 3 बिंदु भारत की विदेश नीति में इस समय प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और इसका विस्तारित रूप भी उन्होंने इसी संदर्भ में बताया। तो ये किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी परीक्षा जिसमें आप मेंस की तैयारी मेंस लिखने जा रहे हैं तो उसमें आप इन बिंदुओं को उद्धृत कर सकते हैं और अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, अलग अलग विषयों में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल विदेश नीति से संबंधित प्रश्नों में ये किए जा सकते हैं, अन्य क्षेत्रों में भी किए जा सकते हैं। और एक बहुत अच्छी लाइन उन्होंने कही जिसको मैंने यहाँ लिखा है, आपको बताना चाहूँगा। वो लाइन क्या थी? तो वो लाइन उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल कॉपरेशन must prevail because islands of prosperity can't flourish in an ocean of turbulence। ये उन्होंने अपने स्पीच के आखिरी हिस्से में कही कि इंटरनेशनल कॉपरेशन मस्ट प्रिवेल बिकॉज आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी कांट फ्लरिश इन ओशियन ऑफ टर्बुलेंस। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। आप बताएं कि ये सेशन कैसा लगा, आपको क्या कुछ अंतर्दृष्टि मिली या फिर केवल तथ्यों का जखीरा मिला। तो आपको जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस तरह के और भी माइंड ब्लोइंग सेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।